हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 5 के बारे में यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव में चालनी यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे आप चित्र 5.1 में देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, चाय की पत्तियों को चाल नित्र यानी छलनी द्वारा पृथक करना। आगे लिखा है, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसे चित्र 5.2 में आप देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? यानी अगर हम लोग को एक टोकरी में आम और अमरूद रख बोला जाए पृथक करने के लिए, तो हम लोग एक टोकरी और ले लेंगे, उसमें अलग अलग करके एक में सिर्फ आम रखेंगे, एक में अमरूद रखेंगे। इसके द्वारा हमारा ये फल पृथक हो जाएंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ चित्र 5.2 में दूध या दही का मंथन करते हुए मक्खन निकालते हुए दिखाया गया चित्र के माध्यम से। आगे हम पढ़ते हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ये चीज़ तो सच में असंभव है। अगर हम लोग को बोल दिया जाए बालू को नमक से पृथक करने के लिए, तो हम लोग कभी कर ही नहीं पाएंगे बिना उसे पानी में घोले। आगे हम क्रियाकलाप पहला देखते हैं। इसमें लिखा है, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दिए गए सूचना अव्यवस्थित हो गई हैं। क्या आप प्रत्येक आगे हम लोग सबसे पहले इस सारणी को देख लेते हैं, जिसमें लिखा है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले में लिखा है पृथक्करण प्रक्रम, दूसरे में लिखा है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, तीसरे में लिखा है पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। तो देखते प्रक्रम में क्या लिखा है, चावलों से पत्थरों को पृथक करना। अब इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग इसको पृथक क्यों करते हैं? तो इसमें लिखा है, 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। फिर आगे हम देखते हैं तीसरे कॉलम में क्या लिखा है, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। यानी अगर हम चावल और पत्थर को पृथक करेंगे, तो चावल हमारा उपयोगी वस्तु है, तो उसे हम लोग रख लेंगे, और पत्थर जो है हमारा अनुपयोगी वस्तु है, तो इसे हम फेंक देंगे। आगे जैसे लिखा है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो इसमें देखिए उद्देश्य है अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। तीसरे में लिखा है, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। फिर अगले प्रक्रम में लिखा है, चाय की पत्तियां पृथक करना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। मतलब जो हमारे काम का नहीं है उसे हम फेंक देंगे, और जिसके द्वारा हमें हानि पहुंचती है उसे भी हम दूर कर देंगे। अगले में लिखा है, हम दोनों अवयवों का प्रयोग करते हैं। कुछ कुछ जगह पे हम जो अगर फेंकने वाले चीज़ में से अगर कुछ उपयोगी किसी और काम के लिए, तो उस पदार्थ को हम रख भी सकते हैं। जैसे चाय पत्ती जो है वो हमारे पौधों में यूज़ होता है, तो बहुत लोग उसे फेंकने की जगह उसे पेड़ों में डाल देते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और जो उसमें
अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उससे पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम जो उपयोगी पदार्थ है उसको पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं, जैसे आप जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, में से कोई भी हो सकती। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। तो हमने इसे सारणी 5.2 में देख लिया है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, जैसे हस्तचयन। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें सबसे पहले क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है, तो देखते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण, आगे लिखा है, पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। आगे देखिए हस्तचालन के बारे में बताया है। हस्तचालन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे आप चित्र 5.3 में देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक आदमी बैठा है जो अनाज यानी चावल देखिए बिन रहा है। इसमें जो भी अनुपयोगी चीज़ें जैसे पत्थर के टुकड़े हैं, मिट्टी के कण हैं, उसे वो निकाल के फेंक रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचलन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अब इसके बाद ये हस्तचलन विधि हो गई, जिसके माध्यम से हमने जाना कि चावल और दालों में जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जैसे भूसी, मिट्टी के कण और पत्थर, उन्हें हम निकाल के फेंक देते हैं इस विधि के द्वारा। बीन के हस्तचालन यानी बीनने की विधि है। अब आगे दिया है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग हम देखते हैं क्या लिखा है। आपने खेत अथवा खलिहान में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों को इकट्ठर देखे होंगे। सूखे, आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है, पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करता है। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे ये अनाज को पृथक करते हैं। तो लिखा है, आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। तो आगे लिखा है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को यानी उसकी प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। तो इसमें देखते हैं आगे कैसे थ्रेशिंग किया जाता है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अनाजों को पृथक किया जाता है। यानी जो अनाज के गट्ठर होते हैं उन्हें एक पत्थर पे पीट पीट कर अनाजों को अलग किया जाता है, क्योंकि वो अन्न कण जो होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो पीटने की वजह से वो गिर जाते हैं और जो भूसी होती है वो हवा में उड़ जाते हैं। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पहले के लोग हमेशा थ्रेशिंग अपने हाथों के माध्यम से पत्थरों पे पीट कर करते थे, लेकिन अब आधुनिक काल में यहाँ पे थ्रेशिंग के लिए मशीन का भी उपयोग किया जाने लगा है। जैसे आप चित्र 5.4 में थ्रेशिंग की प्रक्रिया को देख सकते हैं इस आदमी के माध्यम से। आगे हम पढ़ते हैं निष्पावन। तो निष्पावन में क्रियाकलाप दिया हुआ है, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी, आगे लिखा है, प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान हैं? क्या हस्तचयन जो विधि है उसके द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए।
मिश्रण की प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुए? तो आइए अब इसका उत्तर देखते हैं आगे। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की जो विधि होती है उसे निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन विधि कैसे उपयोग करते हैं? निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने से किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। यानी जैसे अगर आप रेत और बुरादा लेंगे तो रेत जो होता है भारी कण होता है और बुरादा हल्का होता है। अब आप ऊंचाई पर खड़े होकर अगर उसे टेढ़ा करके हिलाएंगे तो बुरादा जो है वो हवा के साथ उड़ जाएगा, बुरादे का पाउडर, और जो रेत है वो ज़मीन पे गिर जाएगा। इसके माध्यम से आप रेत और बुरादे को अलग कर सकते हैं और इसी के द्वारा जो किसान है वो भी अपने अन्न कण जो है उसे भी अलग करते हैं भारी वस्तुओं, भारी जो पदार्थ होते हैं उसमें, उसके माध्यम से। आगे लिखा है भूसे के हल्के कण जो होते हैं वो पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। यानी जो भूसे होते हैं उन्हें पशुओं के चारे के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और उसका अन्य जगह पे भी प्रयोग होता है। अब अगला विधि है चालन विधि। तो इसमें देखते हैं क्या है। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब क्या करते हैं? इसके लिए हम चलनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें जो है आटा डालते हैं। आटे के जो छोटे कण जो होते हैं वो चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियां हैं वो चलनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे को मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाता है को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण अथवा स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा, जैसा आप चित्र 5.7 में आगे देखेंगे। आपने अपने प्राय जीवन में आटे को चाला तो होगा ही, उसमें जो भूसे रह जाते हैं, कुछ कंकड़ रह जाते हैं, उसे हम चलनी के माध्यम से आटे से अलग कर सकते हैं। और यहाँ निर्माण कहाँ कहीं कहीं जो भवन निर्माण होता है वहाँ पे बालुओं को भी चालने के लिए छन्नी का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो बालू होता है उसके महीन कण कंकड़ पत्थर से अलग हो जाए। यहाँ पर अब चित्र 5.7 में देख सकते हैं कि एक जो मजदूर है वो चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जा रहा है। इसके माध्यम से आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है कि कक्षा में एक चालनी यानी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है, लेकिन जिसके अमाप समान होते हैं उन्हें वो पृथक नहीं कर सकता। जैसे अगर हम चौक के पाउडर को और आटे में मिला कर उसे चालें तो वो आटे के साथ छन्नी से चल जो है चलकर नीचे गिर जाएगा, उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं पाई जाएंगी। आगे हम देखते हैं अवसादन, निस्तारण तथा निस्संदन विधि। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल और जो दाल होता है उसे जल से धोया जाता है।
जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं यानी धूल, वो पृथक हो जाते हैं। यह अशुद्धियाँ जल से चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि आगे हम देखते हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, तो उससे क्या होगा? तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आगे हम देखते हैं चित्र 5.8 में आप देख सकते हैं कि एक गिलास में मिट्टी एवं जल का मिश्रण है और दूसरे गिलास में अघुलित पदार्थ मिट्टी। यानी अगर हम लोग मिट्टी और पानी को एक साथ घोल दें और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो मिट्टी जो होता है वो तली पे आकर जम जाती है। और उसके बाद अगर आप पानी को ढेल देते हैं तो पानी और मिट्टी अलग हो जाता है, तो इसे हम निस्तारण विधि कहते हैं और पानी और मिट्टी को घोलने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन या निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण में से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पदार्थ जो है वो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्संदन फ़िल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्संदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाली जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से जो है गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखते हैं कि हम हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियों दूर कर सकते हैं कि नहीं। तो क्रियाकलाप 5 में लिखा हुआ है, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दे। जल का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। चित्र 5.8 में आप देख सकते हैं। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्संदेह कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्संदेह करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्संदेह के रूप में किया जा सकता है। आगे अब हम देखते हैं। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्संदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्संदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जैसे आप चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित जो विभिन्न चरण हैं वो दर्शाए गए हैं, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। देखिए चित्र 5.9 में शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना।
उसके बाद चित्र 5.10 में दिया है कि फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्संदन। ऊपर लिखा हुआ है फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। जैसे चित्र 5.10 में आपने देखा। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसमें बीजों तथा ठोस जो कण होते हैं उसे पृथक किया जाता है। इसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। निस्संदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव्य का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। यानी जब भी हमें दूध से पनीर बनाना होता है तो हम गर्म दूध में नींबू डाल देते हैं, तो उससे जो पनीर के जो कण होते हैं, भारी कण, वो दूध से अलग हो जाते हैं। इससे हमें भारी पदार्थ और द्रव्य मिलते हैं और इसके माध्यम से निस्संदन विधि के माध्यम से हम इसे छन्नी के द्वारा फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। वाष्पन विधि अब है अगला। तो इसमें भी क्रियाकलाप 6 दिया हुआ है। क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें लिखा है एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप आगे लिखा है जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जैसे चित्र आप 5.11 में देख सकते हैं। जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? तो आगे हम देखेंगे इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। चित्र 5.11 में देखिए, नमक युक्त जो जल है से भरा जो बीकर है उसे गर्म किया जाता है, जिसके द्वारा जो पानी है वो हवा में उड़ जाता है वाष्प बन के, और जो नमक है वो तली पर जम जाता है। आगे हम पढ़ते हैं जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक भी है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जो चित्र 5.12 में दिखाया गया, जिसे हम आगे देखेंगे। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। आगे हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, उसमें नमक मिला होता है, तो इसीलिए समुद्र के बगल यहाँ गड्ढे किए हुए हैं जिसमें समुद्र का पानी आकर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वो सूर्य के प्रकाश में जल जो है वो वाष्पित होकर उड़ जाता है और जो नमक होते हैं वो गड्ढे में बस जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधि का उपयोग करने की आवश्यकता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे एक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता, उसके लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है। वही हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्संदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव्य में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए।
क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखते हैं? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्संदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाई। उससे कहाँ टूटी हुई? आइए अब हम आगे देखते हैं उससे कहाँ टूटी हुई पहेली से। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8 में अब हम देखते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरीके से ना घुल जाए, जैसे चित्र 5.14 में दिखाया गया। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविली नमक बच जाता है और बीकर के तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह होता है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, यानी अब यह विलयन जो है ये संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहले की सहायता करने का प्रयास करें। आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और उसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने तथा इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। आगे दूसरा क्रियाकलाप दिया हुआ है। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और दूसरे गिलास में हम लोग नमक की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए।
अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। क्या इसको जल में विलय तथा अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं? सारणी 5.2 में आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा इस चैप्टर से कि पदार्थ को द्रव्य में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ये जो भी बताइएगा। यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको थैंक यू। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।